तो हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का मेरे YouTube चैनल पे। मैं हूं डॉक्टर सचिन शर्मा और हमेशा की तरह मैं आपके लिए लेके आया हूं एक ही बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट वीडियो लेक्चर। जैसे कि आप जानते हैं कि मैं अलग अलग टॉपिक्स पे आपके लिए एजुकेशनल वीडियो लेके आता रहता हूं। तो आज का जो मैं टॉपिक लेके आया हूं वो होने वाला है एक बैक्टीरिया, जिसको हम हिंदी में कहते हैं जीवाणु। इसका इंट्रोडक्शन, हिस्ट्री और जनरल कैरेक्टर्स, तो इसके बारे में हम डिस्कस करने वाले हैं। और ये जो टॉपिक है बैक्टीरिया या जीवाणु, जो टॉपिक है ये सभी क्लासेस के स्टूडेंट्स के लिए इम्पोर्टेंट साबित हो सकता है, चाहे वो 8th 9th 10th के स्टूडेंट्स हों, चाहे वो 11th 12th में अगर बैक्टीरिया के बारे में पढ़ रहे हों, या ग्रेजुएशन या पोस्ट ग्रेजुएशन में पढ़ रहे हों, तो उन सभी बायोलॉजी के स्टूडेंट्स के लिए ये टॉपिक बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट होने वाला है। तो जैसा कि आप जानते हैं कि बैक्टीरिया क्या होता है। आप नॉर्मल लाइफ, डे टू डे लाइफ में भी आप अगर बात करते हैं तो हम बहुत सारी चीज़ों में सावधानियां बरतते हैं कि भाई यहाँ पे अपन खाना खाने के पहले या फिर हम कुछ भी काम करने के पहले हाथ धोते हैं, हैंड वॉश करते हैं, ताकि हम बैक्टीरियल फ्री हो सकें। तो आखिर ये बैक्टीरिया है क्या, इसके बारे में हम जानकारी आज इस वीडियो के माध्यम से जानने वाले हैं। तो आखिरकार बैक्टीरिया है क्या? तो सबसे पहले तो मैं आपको बता दूं कि बैक्टीरिया अपने आप में एक सूक्ष्म जीव है, मतलब कि एक प्रकार का माइक्रो ऑर्गेनिज्म है, जो कि हमको नॉर्मल आंखों से दिखाई नहीं देता है। इसको देखने के लिए हमको काय की आवश्यकता होती है? इसको देखने के लिए हमको आवश्यकता होती है माइक्रोस्कोप की, जिसको हम क्या कहते हैं हिंदी में? सूक्ष्मदर्शी। उसकी आवश्यकता होती है और पावरफुल माइक्रोस्कोप की सहायता से जो है हम बैक्टीरिया को देख सकते हैं। तो सारे ही बैक्टीरिया जो है वो हानिकारक नहीं होते हैं, कुछ बैक्टीरिया हानिकारक भी होते हैं और कुछ बैक्टीरिया जो है वो फायदेमंद भी होते हैं। तो अब बैक्टीरिया जो है वो किस प्रकार का जीव है, उसके बारे में एक हम आज के जो लेक्चर है, इस लेक्चर में हम क्या क्या चीजों के ऊपर हम डिस्कस करने वाले हैं। हम डिस्कस करने वाले हैं एक तो इसके इंट्रोडक्शन के बारे में कि आखिरकार बैक्टीरिया है क्या, और उसकी हिस्ट्री के बारे में, मतलब कि उसके इतिहास के बारे में, और हम बात करने वाले हैं उसके सामान्य लक्षण या जनरल कैरेक्टर्स के बारे में। तो अब आप जैसा कि बोर्ड पे देख रहे हैं, आपको लिखा हुआ दिख रहा है सब कुछ इंग्लिश में। तो ऐसा नहीं है कि ये हिंदी मीडियम के स्टूडेंट के लिए इम्पोर्टेंट नहीं है, ये हिंदी मीडियम के स्टूडेंट्स के लिए भी इम्पोर्टेंट होने वाला है। क्योंकि भले ही लिखा इंग्लिश में है, पर मैं जो लाइन्स बोलूंगा वो आपको हिंदी में भी समझाऊंगा। तो हिंदी मीडियम के स्टूडेंट्स घबराए ना, और वो ये चीज का ध्यान रखें कि मैं ये आपके लिए भी बनाया है मैंने, और इंग्लिश मीडियम के स्टूडेंट्स के लिए भी ये बनाया है। बस लिखा एक ही लैंग्वेज में है, वो इसलिए कि दो लैंग्वेज से अगर मैं लिखता तो बोर्ड में जगह भी कम पड़ती और टाइम भी जो है वो वेस्ट होता। तो बेटर ये रहा कि आपको अगर लिखना है इसको, तो आप कॉपी और पेन लेकर के भी इसको नोट डाउन कर सकते हैं। तो आपका एक प्रकार से नोट्स भी इस तैयार हो जाएगा। तो आइए शुरुआत करते हैं। तो मैंने जो पहला पॉइंट लिया है, मैंने लिखा है कि बैक्टीरिया माइन्यूट होता है, माइक्रोस्कोपिक होता है, यूनिसेलुलर होता है और सिंपल प्रोकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म होता है, और ये जो है यूनिवर्सल होते हैं। अब हम एक एक शब्द को जो है मैं आपको डिस्क्राइब करने वाला हूं कि आखिरकार मैंने ये जो लिखा है इसका मतलब क्या होता है। तो सबसे पहले लिखा है मैंने माइन्यूट। माइन्यूट का मतलब क्या होता है? बहुत ही सूक्ष्म, बहुत सूक्ष्म होते हैं। माइक्रोस्कोपिक होते हैं। माइक्रोस्कोपिक मतलब का क्या होता है इसका, कि ये माइक्रोस्कोप की सहायता से ही हम इनको देख सकते हैं। उसके बाद में लिखा है यूनिसेलुलर। यूनिसेलुलर मतलब की होता है एक कोशिकीय, सिर्फ एक कोशिका से ये बने हुए होते हैं। सिंपल प्रोकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म, साधारण प्रोकैरियोटिक जीव होते हैं। सिंपल प्रोकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म। तो आप लोगों ने मैं इसके लिए भी एक लेक्चर लाने वाला हूं, प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म क्या होते हैं। पर मैं फिलहाल के लिए आपको बता देता हूं कि प्रोकैरियोटिक कोशिका और यूकैरियोटिक कोशिका के बारे में आपने सुना ही होगा। तो प्रोकैरियोटिक कोशिका कैसी कोशिका होती है? प्रोकैरियोटिक कोशिका ऐसी कोशिका होती है, या प्रोकैरियोटिक सेल ऐसा सेल होता है जिसमें सेल ऑर्गेनेल्स एब्सेंट होते हैं, मतलब कि कोशिका अंगों का अभाव होता है। मतलब कि इस कोशिका पूरी तरीके से डेवलप्ड नहीं होती है,
उसमें बहुत सारे कोशिका अंगों का अभाव होता है। और ये ज्यादातर हमको प्रोकैरियोटिक कोशिका किन जीव में देखने को मिलती है? हमको एक कोश की जीव जैसे कि अमीबा है, पैरामीशियम है, या फिर हम इस समय बात कर रहे हैं किसकी? बैक्टीरिया की। तो बैक्टीरिया भी जो है एक प्रकार से बैक्टीरिया की जो कोशिका होती है वो भी, उसमें भी कोशिका अंगों का अभाव होता है, इसलिए हम उसको क्या कह रहे हैं? प्रोकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म। मतलब कि इसकी कोशिका कैसी होती है? प्रोकैरियोटिक होती है। दे आर यूनिवर्सल। यूनिवर्सल मतलब कि क्या है कि ये सर्वव्यापी होते हैं। सर्वव्यापी मतलब कि क्या हुआ कि ये हमको कहीं पे भी देखने को मिल जाते हैं। जल है, वायु है, मतलब कि पानी है, धरती है, मिट्टी है, कहीं पे भी हमको ये देखने को मिल सकते हैं। इवन दूसरे ऑर्गेनिज्म के ऊपर भी हमको ये देखने को मिल सकते हैं। हमारे शरीर के अंदर भी हमको देखने को मिल सकते हैं। तो मतलब कि इसलिए हम इसको कहते हैं कि सर्वव्यापी है। तो ये कहीं भी हमको मिल सकता है। उसके बाद में साइंस दैट डील्स विद द स्टडी ऑफ बैक्टीरिया इज कॉल्ड बैक्टीरियोलॉजी एंड द पर्सन हु स्टडी इज कॉल्ड बैक्टीरियोलॉजिस्ट। तो मतलब विज्ञान की ऐसी शाखा जिसमें हम बैक्टीरिया की स्टडी करते हैं या जीवाणु की स्टडी करते हैं, उसको हम क्या कहते हैं? उसको हम कहते हैं बैक्टीरियोलॉजी। इसको हिंदी में कहते हैं हम जीवाणु विज्ञान। और जो इसकी स्टडी करता है उसको हम क्या कहते हैं? बैक्टीरियोलॉजिस्ट। मतलब कि जीवाणु विज्ञान की जो स्टडी करता है वो कहलाता है, क्या कहलाता है? जीवाणु वैज्ञानिक। उसके बाद में एंटोनी वैन लीवनहोक ने 1674 में एक माइक्रोस्कोप डिस्कवर किया था। मतलब कि एक वैज्ञानिक थे, ये डच के एक वैज्ञानिक थे जिनका नाम था एंटोनी वैन लीवनहोक। इन्होंने क्या करा था? इन्होंने एक माइक्रोस्कोप बनाया था, एक सूक्ष्मदर्शी बनाया था, और उन्होंने जो है बैक्टीरिया को सबसे पहले खोजा था। तो अब बैक्टीरिया को सबसे पहले खोजा था तो कहां से खोजा था? इनने सबसे पहले क्या करा था कि अपने दांतों में जो जमी हुई मेल थी उसको इनने, जो टार्टर, जो मतलब कि कुछ पीले तौर पे अपन कह सकते हैं कि अगर कुछ खुरदुरा पार्ट मतलब जो जम जाता है दांतों में, उसको निकाल करके उन्होंने उनके खुद के द्वारा बनाए हुए माइक्रोस्कोप में देखा। तो उसमें उनको कुछ जीव नजर आए। उस जीव को उनने, उस ऑर्गेनिज्म को उनने क्या नाम दिया? एनिमलक्यूल्स। हिंदी में भी इसको यही कहते हैं, एनिमलक्यूल्स। अब उसके बाद में इन्होंने और भी चीजों में देखा। उन्होंने पानी को भी देखा, तो पानी में भी उनको कुछ जीव नजर आए। तो पानी में दिखे कुछ जीव, कुछ उनके दांतों में जमी हुई मेल में उनको दिखे, तो उनने उसको नाम दिया एनिमलक्यूल्स। अब क्या हुआ कि एक और साइंटिस्ट आए, एक और वैज्ञानिक आए जिनका नाम था एहरनबर्ग। अब एहरनबर्ग ने क्या करा? 1838 में इन्होंने बैक्टीरिया नाम दिया। तो जो एनिमलक्यूल्स इन्हें नाम दिया था किन्ने? एंटोनी वैन लीवनहोक ने। तो उस चीज को, एनिमलक्यूल्स को, उन्हें नया नाम दिया बैक्टीरिया। फिर अगले वैज्ञानिक आए लुईस पास्टर। अब लुईस पास्टर ने क्या करा? लुईस पास्टर ने एक इंफॉर्मेशन दी, जर्म थियरी ऑफ डिसीज। जर्म थियरी ऑफ डिसीज। तो अब पहले पुराने समय पे ऐसा माना जाता था कि भाई जो कोई चीज सड़ गल जाती है तो उसमें हमको बैक्टीरिया देखने को मिलते हैं। परंतु उस पुराने मत को जो है किन्होंने बदला? किसने बदला? लुईस पास्टर ने बदला। लुईस पास्टर ने क्या बोला? लुईस पास्टर ने ये बोला कि कोई चीज के सड़ गल जाने से बैक्टीरिया जो है उत्पन्न नहीं होते हैं। उन्होंने कहा कि बैक्टीरिया उत्पन्न कैसे होते हैं कि बैक्टीरिया ही चीजों को सड़ा देते हैं। तो सड़ी हुई चीजों से बैक्टीरिया उत्पन्न नहीं होते, बैक्टीरिया ही चीजों को सड़ाते हैं। ये किसने बोला था? लुईस पास्टर ने। उसके बाद में अगले जो साइंटिस्ट आए उनका नाम था रॉबर्ट कोच। अब रॉबर्ट कोच को क्या कहा जाता है? फाउंडर ऑफ मॉडर्न बैक्टीरियोलॉजी।
मतलब कि जो नई जो आधुनिक जीवाणु विज्ञान है या जो मॉडर्न बैक्टीरियोलॉजी है, इसके फाउंडर माना जाता है कि इन्होंने नई जो आधुनिक बैक्टीरियोलॉजी है उसको फाउंड किया, उसको खोजा है। कैसे? हु क्रिएटेड ए सेट ऑफ रूल्स टू प्रूव ए स्पेसिफिक डिसीज। मतलब कि इसलिए इनको मॉडर्न बैक्टीरियोलॉजिस्ट कहा जाता है, फादर ऑफ मॉडर्न बैक्टीरियोलॉजी क्यों कहा जाता है? रॉबर्ट कोच को फादर ऑफ मॉडर्न बैक्टीरियोलॉजी इसलिए कहा जाता है कि इनने ये बताया था कि कौन सा डिसीज कौन से जीवाणु के द्वारा फैलाया जा रहा है। बस इतना ध्यान में रख लीजिए कि इन्होंने ये बताया था, रॉबर्ट कोच ने ये बताया था कि कौन सा जीवाणु कौन सी बीमारी फैलाता है, इसके बारे में, और किस तरीके के उसके सिम्टम्स होते हैं, वो किसने बताए थे? रॉबर्ट कोच ने बताया था। उसके बाद में जैसा कि आप देख रहे हैं कि अपन इसमें क्या क्या पढ़ रहे हैं, इसका एक सामान्य परिचय, उसके बाद में इसका इतिहास और इसके सामान्य लक्षण। तो इसमें मैंने सब चीजों को मिक्सअप किया है। इसमें आपको इसका सामान्य परिचय भी, जैसे कि मैं बता रहा हूँ, बीच बीच में बता रहा हूँ, स्टार्टिंग मैंने इसका परिचय दिया आपको, फिर मैंने आपको इसके थोड़ा बहुत इतिहास बता रहा हूँ, फिर इसके सामान्य लक्षण भी बता रहा हूँ। तो अब अगली चीज आती है कि बैक्टीरिया में भी ऑटोट्रोपिक, हेट्रोट्रोपिक, सिम्बायोटिक। मतलब कि बैक्टीरिया जो है वो ऑटोट्रोपिक भी हो सकता है। मतलब कि क्या? ऑटोट्रोपिक मतलब कि स्वयं पोषी। स्वयं पोषी का मतलब क्या होता है कि वो अपना भोजन स्वयं बनाते हैं। अब भोजन स्वयं बनाते हैं, दैट मीन्स कि जैसे पौधे भोजन स्वयं बनाते हैं, तो पौधे जो अगर अपना भोजन बनाते हैं तो वो कैसे बनाते हैं? वो बनाते हैं प्रकाश संश्लेषण की क्रियाविधि के द्वारा। अब प्रकाश संश्लेषण की क्रियाविधि में आप जानते हैं कि पौधा जो है पानी, सनलाइट, क्लोरोफिल नामक जो पिगमेंट होता है वो भी उसमें लेता है, और बहुत सारे इनऑर्गेनिक सब्सटेंस, अकार्बनिक पदार्थ को इस्तेमाल करके अपना भोजन बनाते हैं, जो कि कार्बनिक फॉर्म में होता है। अब इसमें कौन सा पिगमेंट? इसमें जो क्लोरोफिल पाया जाता है बैक्टीरिया में, वो बैक्टीरियो क्लोरोफिल के नाम से जाना जाता है। तो वो प्योर क्लोरोफिल नहीं होता है जैसा पौधों में होता है, इनका क्लोरोफिल अलग होता है। उसके बाद में हेट्रोट्रोपिक। हेट्रोट्रोपिक का मतलब ये होता है परपोषी। परपोषी का मतलब क्या होता है कि ये दूसरों पे डिपेंड होते हैं अपने भोजन के लिए। तो मतलब कि बैक्टीरिया जो है अपना पोषण 3 प्रकार से प्राप्त करते हैं। एक तो स्वयं पोषी मतलब कि ऑटोट्रोपिक, कि ये खुद भोजन भी बनाते हैं कुछ बैक्टीरिया ऐसे होते हैं कि जो परपोषित होते हैं, मतलब कि दूसरे ऑर्गेनिज्म पे अटैक करके उससे अपना भोजन प्राप्त करते हैं। तीसरा होता है सिम्बायोटिक, जिसका मतलब होता है सहजीवी। तो सहजीवी का मतलब क्या होता है? सहजीवी का मतलब होता है कि ये किसी दूसरे ऑर्गेनिज्म पे डिपेंड होते हैं अपने भोजन के लिए, और साथ में उसको भी हेल्प करते हैं। जैसे कि आपने जो फलीदार जो पौधे रहते हैं, उनकी रूट्स पे आपने सुना हुआ है राइजोबियम नामक बैक्टीरिया रहता है, जो कि उस पे डिपेंड होता है अपने भोजन के लिए। और साथ में ये बैक्टीरिया क्या करता है? नाइट्रोजन फिक्सेशन का कार्य भी करता है। तो पौधे को वो नाइट्रोजन, जो प्योर नाइट्रोजन पौधा जो है अब्जॉर्ब नहीं कर सकता, तो उसके लिए वो नाइट्रोजन को नाइट्रेट में परिवर्तित कर देता है, और उस तरीके से जो है पौधा जो है, पौधे का भी लाभ होता है, और जो है पौधे को भी लाभ होता है और बैक्टीरिया को भी लाभ होता है। तो हेट्रोट्रोपिक में, परपोषित में और भी क्या होता है, जैसे कि आपका तो ये आपको मैं बता रहा था। उसके बाद में फिर हम आगे बढ़ते हैं। तो आगे अगर हम बढ़ेंगे तो हमें क्या मालूम पड़ेगा इसमें, और देखते हैं हम। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। सेल वॉल मेड अप ऑफ पेप्टिडोग्लाइकॉन एंड मुरेमिक एसिड। तो अब इसकी कोशिका भित्ति, मतलब कि जो
आपका जीवाणु होता है, जो आपका बैक्टीरिया होता है, उसके जो ऊपर की जो कोशिका भित्ति रहती है, मतलब कि उसके आसपास की जो लेयर रहती है, बाहर की जो उसकी स्किन कह सकते हैं, जैसे अपनी स्किन होती है ऐसे उसकी भी स्किन होती है, जिसको वो कोशिका भित्ति कहते हैं, सेल वॉल कहते हैं। वो काय की बनी हुई होती है? पेप्टिडोग्लाइकोन और मुरेमिक एसिड। अब पेप्टिडोग्लाइकोन क्या हुआ या मुरेमिक एसिड पेप्टिडोग्लाइकोन क्या होता है? ये जो पेप्टिडोग्लाइकोन क्या होता है, मतलब कि ये ग्लूकोज और साथ में एमिनो एसिड्स दोनों मिलकर के एक जटिल संरचना बनाते हैं, जिसको पेप्टिडोग्लाइकोन या मुरेमिक एसिड कहते हैं। मतलब कि अमीनो एसिड की जो चेन रहती है वो एक बॉन्ड बना लेती है, पेप्टाइड बॉन्ड बना लेती है काय के साथ में? ग्लूकोज के साथ मिलकर के। तो ये दोनों मिलकर के क्या एक नई संरचना बनाते हैं, जिसको क्या कहते हैं? पेप्टिडोग्लाइकोन कह सकते हैं या फिर मुरेमिक एसिड भी कह सकते हैं। उसके द्वारा उसकी कोशिका भित्ति बाहर की लेयर बनी हुई होती है। फिर इसमें जो है सेल ऑर्गेनिल्स आर एब्सेंट, मतलब कि इसमें क्या एब्सेंट होते हैं? इसमें कोशिका अंग का अभाव होता है, मतलब इसमें सभी प्रकार के कोशिका अंग नहीं पाए जाते। फिर इंसिपिएंट न्यूक्लियस इज फाउंड हैविंग जेनेटिक मटेरियल डीएनए। तो अब इसके अंदर जो न्यूक्लियस होती है, न्यूक्लियस मतलब कि क्या होता है? केंद्रक। तो अब इसका जो अपन ने जैसे बात करी कि ये कैसा है जीव? प्रोकैरियोटिक जीव है। तो प्रोकैरियोटिक जीव है तो इसमें क्या हो रहा है कि इसमें कोशिका अंगों का अभाव है, और जो कोशिका अंग है वो सुविकसित भी नहीं है। तो मतलब कि इसमें जो न्यूक्लियस है, तो उस न्यूक्लियस के आसपास न्यूक्लियस कैसे बनती है? केंद्रक कैसे बनती है? केंद्रक कला, मतलब कि उसमें न्यूक्लियर मेम्ब्रेन होती है, उसके अंदर केंद्रिका होती है, मतलब न्यूक्लियोलस होता है, उसके अंदर न्यूक्लियस सेप होता है, जो केंद्रक रस होता है। तो इतनी सारी चीजें इसमें नहीं होती। इसमें केंद्रक के नाम पे क्या होता है? केवल बीच में एक जेनेटिक मटेरियल, जिसका जेनेटिक मटेरियल मतलब क्या होता है? आनुवांशिक पदार्थ का एक जाल जैसा देखने को मिलता है, बस वही उसकी न्यूक्लियस होती है। मतलब कि न्यूक्लियस पूरी तरीके से डेवलप नहीं होती है, तो इसको सत्य केंद्रक नहीं कह सकते। उसके बाद में दे में भी मोटाइल और नॉन मोटाइल, मतलब कि ये चल भी हो सकते हैं, अचल भी हो सकते हैं। मतलब कि बैक्टीरिया जो है वो अपना मूवमेंट करा भी सकते हैं और मूवमेंट नहीं भी करा सकते हैं। तो ऐसा कैसे हो गया भाई कि मूवमेंट करा भी सकते हैं और मूवमेंट नहीं भी करा सकते हैं? तो मूवमेंट करा सकते हैं तो कब करा सकते हैं? मूवमेंट तब करा सकते हैं जब इसमें एक धागे नुमा संरचना होगी। धागे नुमा संरचना जिसको हम क्या कहते हैं? फ्लैजिला। फ्लैजिला मतलब कि इस तरीके का, जैसे कि बैक्टीरिया कैसा होता है, इस टाइप की स्ट्रक्चर होती है। तो इसमें यदि ऐसी धागेनुमा संरचना जिसको हम फ्लैजिला कहते हैं अगर ये उपस्थित है, तो मतलब कि बैक्टीरिया जो है वो कैसा है? चल है, मतलब कि मोटाइल है। और अगर नॉन मोटाइल है मतलब कि अचल है। अचल कब रहेगा? जब उसमें ये फ्लैजिला नहीं रहेगी, तब वो क्या हो जाएगा? अचल हो जाएगा। उसके बाद में इसमें जो है रिप्रोडक्शन बता रखा है। रिप्रोडक्शन के पहले अपन ये देख लेते हैं कि इसकी एक सिस्टमेटिक पोजीशन को देख लेते हैं, एक छोटा सा, मतलब कि इसकी क्लासिफिकेशन के तौर पे अपन देख लेते हैं कि भाई इसके सिस्टमेटिक पोजीशन क्या है। तो ये कौन से किंगडम के अंतर्गत आता है? प्रोकैरियोटा के अंतर्गत आता है। और कौन सा डिवीजन के अंतर्गत आता है? शाइजो माइकोफाइटा के अंतर्गत आता है। और इसकी क्लास कौन सी है? इसकी क्लास है शाइजोमाइसिटीज। शाइजोमाइसिटीज इसकी क्लास है और इसका ऑर्डर है यूबैक्टेरियल्स। तो ये आपको ध्यान में रखना होगा कि ये इसकी सिस्टमेटिक पोजीशन है, तो इसको आपको याद रखना बहुत जरूरी है। एक तरीके से हम कह सकते हैं कि शॉर्ट क्लासिफिकेशन है इसका, जो कि आपको याद होना चाहिए। अब हम बात कर रहे थे इसके रिप्रोडक्शन की। रिप्रोडक्शन मतलब क्या होता है? प्रजनन। तो अब प्रजनन की अगर बात करेंगे तो इसमें प्रजनन जो है वो 3 प्रकार से होता है। सबसे पहला है एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन। तो असेक्सुअल रिप्रोडक्शन मतलब कि हिंदी में क्या कहते हैं इसको? अलैंगिक प्रजनन। तो अलैंगिक प्रजनन काय काय के द्वारा होता है? ये होता है मोटाइल स्पोर। मोटाइल स्पोर मतलब कि क्या हुआ? चल बीजाणु।
कुछ बीजाणु या स्पोर लाइक स्ट्रक्चर रहती है उससे होता है। तो ये देखिए, ये अपने आप में बैक्टीरिया बहुत ही ज्यादा वास्ट टॉपिक है। तो अभी तो मैं आपको केवल इंट्रोडक्शन, हिस्ट्री और जनरल कैरेक्टर बता रहा हूँ। आने वाली क्लासेस में मैं हर एक टॉपिक को डिटेल में आपको एक्सप्लेन करूंगा, पर मैं ये तभी करने वाला हूँ जब इस वीडियो को अच्छा रिस्पॉन्स मिलेगा, तो ही मैं आगे के जो टॉपिक्स हैं उनको एक्सप्लेन करूंगा। तो हम बात कर रहे थे मोटाइल, ये सेक्सुअल रिप्रोडक्शन आलैंगिक प्रजनन जो है वो मोटाइल स्पोर के द्वारा होता है, एंडोस्पोर के द्वारा होता है। मतलब कि एंडोस्पोर मतलब कि अंता बीजाणु, और एक होता है कोनिडिया। तो ये आपको तभी समझ में आएगा जब हम प्रजनन के बारे में पढ़ेंगे। उसके बाद में आता है इसमें जो वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन, वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन को हिंदी में क्या कहते हैं, वर्धी प्रजनन। तो वर्धी प्रजनन जो है वो कैसे होता है, एक होता है फिशन और बर्डिंग। फिशन को हिंदी में क्या कहते हैं, विखंडन। मतलब कि एक कोशिका टूट के दो भागों में डिवाइड हो जाती है। और एक होता है बडिंग, मतलब कि इसको हिंदी में कहते हैं मुकुलन। कुछ कलिका समान संरचना आ जाती है कोशिका में, और वो कलिका बड़ी होकर के सेपरेट हो जाती है और अपने आप में नई कोशिका बन जाती है। तो ये मैं आपको प्रजनन में समझाऊंगा। फिर सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। तो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन डायरेक्टली तो इसमें सेक्स ऑर्गन्स होते नहीं है, तो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन तो हो नहीं पाएगा जो रियल सेक्सुअल रिप्रोडक्शन है। पर इसमें सेक्सुअल रिप्रोडक्शन किस तरीके से होता है, कॉन्जुगेशन, ट्रांसफॉर्मेशन और ट्रांसडक्शन, संयोजन, और उसके बाद में रूपांतरण और अनुक्रमण, हिंदी में इनको कहते हैं। तो ये आपको पढ़ना रहेगा। उसके बाद में नॉर्मली एवरेज साइज की अगर बात करें बैक्टीरिया की, तो 1 से लेकर के 5 म्यू तक या माइक्रोन तक इसकी साइज होती है। तो ये मैंने आपको सारी की सारी चीजें, एक जनरल हिस्ट्री बताई है, जनरल इंट्रोडक्शन बताया है, और साथ में आपको एक जनरल कैरेक्टर बताया है बैक्टीरिया का। तो इसी तरीके से इसमें आगे बढ़ेंगे तो इसका पोषण भी पढ़ना रहेगा, इसकी कोशिका की संरचना पढ़नी रहेगी, इसका प्रजनन पढ़ना रहेगा। तो ऐसे अलग अलग, ये बहुत ही वास्ट टॉपिक हैं। तो ये टॉपिक जो है अलग अलग क्लासेस में ही कंप्लीट हो पाएंगे। तो आशा करता हूँ कि आपको आज का वीडियो अच्छा लगा होगा, और आपको अगर वीडियो अच्छा लगा है तो आप जरूर इसको लाइक करिए, क्योंकि इसको बनाने के लिए बहुत ही मेहनत लगती है, और साथ में अपने फ्रेंड्स के साथ भी शेयर करें। अगर आपको इसको नोट डाउन करने में थोड़ा प्रॉब्लम होता है, अगर मैं बोल रहा हूँ तो आप ऐसा लगता है कि बहुत स्पीड में जा रही है चीजें, तो आप इस वीडियो को जो है स्लो डाउन करने का भी ऑप्शन रहता है यूट्यूब पे। आप उसको स्लो भी कर करके और अच्छे से बार बार सुन सकते हैं या लिख सकते हैं, जिससे कि आपको इससे बेनिफिट होगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद।